नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं अग्रसेन महाविद्यालय के समाज कार्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है अनुसंधान। अनुसंधान और अनुसंधान की नैतिकताएँ। आप सभी जानते होंगे कि सामाजिक अनुसंधान एक बड़ा विस्तृत भाग है जिस पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भी इस टॉपिक पर सामाजिक अनुसंधान जो है इस पर अनुसंधान हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि क्या हम सामाजिक अनुसंधान के साथ सामाजिक नैतिकता या फिर जो अनुसंधान की नैतिकता है उसको क्या बनाकर रखते हैं। कोई भी अनुसंधान तभी सफल हो पाएगा जब वो अनुसंधान या अनुसंधान का जो विषय है वो जो है वो टॉपिक जो समाज है, समाज के हिसाब से जब वो बनाएगा। मतलब मान लीजिए आप समाज के लिए कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो उसका अनुसंधान का लाभ जो है वो समाजी व्यक्ति और समाज के भलाई और समाज के सुधार में अगर उसका उपयोग हो पाएगा तो ही वो अनुसंधान जो है वो आपके काम का होगा या सोसाइटी के काम का होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सामाजिक अनुसंधान करते समय क्या हम सामाजिक जो नैतिकताएं हैं, जो अनुसंधान की नैतिकताएं हैं, उनका ध्यान हम रखते हैं या नहीं रखते हैं। एक बहुत बड़ा एक बिंदु है जिस पर ज़्यादातर अनुसंधानकर्ता या जो बड़े अनुसंधान जो पहले कर चुके हैं वो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर अभी भी जो है वो बड़ा काम करने की आवश्यकता है। जैसे एक एक उदाहरण के रूप में मैं बात करूं, मान लीजिए हम छत्तीसगढ़ के बस्तर में हम अनुसंधान करने, सामाजिक अनुसंधान के लिए जाते हैं और डेटा इकट्ठा करने के लिए हम जा रहे हैं। तो एक वहाँ मेन बिंदु है कि बस्तर हम जाने से पहले बस्तर की संस्कृति क्या है, बस्तर के लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या वो खाने में क्या उपयोग करते हैं, पहनने में किस तरीके से कपड़ों का उपयोग करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम पहले अध्ययन कर लें ताकि जब हम वहाँ पर डेटा कलेक्शन के लिए जाएँ तो बस्तर हमको नया ना लगे, हम थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लें। ये एक अनुसंधानकर्ता के लिए एक आवश्यक है कि वो बस्तर जब जाने से पहले बस्तर के बारे में थोड़ी जो आधारभूत जानकारियाँ हैं वो इकट्ठा करके रख ले। ऐसे विभिन्न बिंदु हैं जिस पर अनुसंधानकर्ता को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि वो उसका अनुसंधान जो है वो सोसाइटी के लिए अच्छा और लाभदायक जो है वो अनुसंधान हो सके। सामाजिक अनुसंधान की नैतिकताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली नैतिकता है कि जो जिससे हम डेटा ले रहे हैं, जिसको हम उत्तरदाता कहते हैं, उत्तरदाता की सहमति सबसे पहले लें कि जो उत्तरदाता है उससे पहले हम बात करें, उसको हम अपने विषय के बारे में बताएं, हम अनुसंधान क्यों कर रहे हैं वो बताएं। उसके बाद उसकी सहमति लें कि अगर वो उत्तरदाता जो है अगर बोलते हैं कि हाँ मैं इस अनुसंधान में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ, तब हम जो है अनुसंधानकर्ता को तब आगे बढ़ाना चाहिए और अपने अनुसंधान को जो प्रश्न है वो उत्तरदाता से पूछने चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु है कि सहमति लेना, उत्तरदाता से अनुसंधानकर्ता को सहमति लेना। दूसरा बिंदु इसमें आता है गोपनीयता। गोपनीयता एक बड़ा सवाल है। हम आजकल हम देखते हैं कि मेरी अगर बात किसी से हुई तो हम तुरंत उस बात को जाके दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन सामाजिक अनुसंधान में बहुत बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ा एक बिंदु है जिस पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो उत्तरदाता है उसकी गोपनीयता हम उसको बना के रखें। अगर उत्तरदाता हमारे ऊपर ट्रस्ट करके, अनुसंधानकर्ता के ऊपर विश्वास करके अपनी कुछ विशेष बातों को जब अनुसंधानकर्ता से वो साझा करता है तो निश्चित रूप से जो उत्तरदाता है वो इस बात को सोचता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। तो अनुसंधानकर्ता को ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो उत्तरदाता के द्वारा जो भी जानकारी उनको दी जा रही हैं वो केवल और केवल अनुसंधान के लिए उपयोग की जाएंगी और कहीं पर भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा उत्तरदाता के किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए नाम, अगर नाम उत्तरदाता ने नाम बताया तो नाम को जो है सार्वजनिक रूप से नहीं बताएंगे कि इन उत्तरदाता ने ऐसा कहा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अनुसंधान जब भी हम करते हैं तो उत्तरदाता की गरिमा और उसके विश्वास का पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। ये दूसरा बिंदु है आज का। उसके बाद हानि से बचाव, विशेष रूप से उनको बताना पड़ेगा कि हमको जो उत्तरदाता है उसको किसी प्रकार से इस अनुसंधान से हानि नहीं होगी, उसको किसी प्रकार से जानकारी देने से किसी प्रकार से बाद में उसका गलत फीडबैक नहीं जाएगा। वो इस तरीके से हमको जो उत्तरदाता को जो है वो विश्वास में लेना आवश्यक है। निष्पक्षता और बचाव, अगला पॉइंट आता है निष्पक्षता और बचाव। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है निष्पक्षता। जब भी हम
अनुसंधान करने के लिए जाते हैं तो हम एक बड़ी समस्या से गुजरते हैं कि जो उत्तरदाता है उसकी निष्पक्षता को हम ध्यान नहीं रखते। मान लीजिए मैं अगर किसी क्षेत्र में अनुसंधान करने जा रहा हूँ, किसी क्षेत्र में मैं डेटा इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं निष्पक्ष होकर जो है वो जो मेरा मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं जो है वो डेटा को इकट्ठा करूँ, ना कि मैं किसी प्रकार से पक्षपात करूँ। मान लीजिए मैंने मेथोडोलॉजी में ये डाला है कि मेरा जो अनुसंधान होगा, उस जो उत्तरदाता होंगे वो मान लीजिए केवल 8वीं से ज़्यादा ना पढ़े हुए हों, ऐसा मैंने मेथोडोलॉजी में रखा है। लेकिन अगर मैं वहाँ पर निष्पक्ष नहीं रहता, अपने अनुसंधान के साथ गलती करता हूँ और मैं 9वीं वाले किसी जो 9वीं पढ़ रहा है उस उत्तरदाता को मैं अपने अनुसंधान में शामिल कर लेता हूँ, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं पक्षपात होगा और मेरा जो निकल के जो आखिरी में जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो डेफिनेटली वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो मेथोडोलॉजी में जो चीज़ें मैंने रखी थी वो जो है मैंने पूरी नहीं की और निष्पक्षता मैंने नहीं बरती। साथ ही साथ एक और विशेष बात का इसमें ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ और उस क्षेत्र में मान लीजिए किसी प्रकार से मुझको कुछ खाने पीने के लिए या बैठने के लिए मुझे ऑफ़र किया जाता है, मुझे कहा जाता है कि सर आप बैठिए, उत्तरदाता के द्वारा या उत्तरदाता के आजू बाजू जो लोग हैं उनके द्वारा, तो निश्चित रूप से मुझे उसको स्वीकार करना है। एक बहुत छोटा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि उत्तरदाता के द्वारा अगर हमको कुछ ऑफ़र किया जाता है तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्वीकार करना है मतलब ये है कि अगर मान लीजिए उसने कहा कि सर चाय लीजिए, तो कोशिश करना है कि वो चाय को एक्सेप्ट करें, कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम उनके साथ एक फ्रेंडली नेचर और उनके साथ जब तक सहभागी उनके नहीं बनेंगे, तब तक कहीं न कहीं जो तथ्य जो निकल के सामने आने चाहिए, जो अनुसंधान के लिए आवश्यक हैं, वो तथ्य निकल कर सामने नहीं आएँगे। इसकी संभावना कम होगी कि सही तथ्य निकल कर सामने आए। जब तक हम अगर हम उनकी चाय को जो ऑफ़र उन्होंने किया, अगर मान लीजिए ऑफ़र चाय किया तो चाय मैं पी लेता हूँ, तो डेफ़िनेटली उस चाय पीने के दौरान जो है वो कुछ ऐसी बातें होंगी जो मेरे रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो इस छोटी-छोटी बातों का जो है अनुसंधानकर्ता को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगला बिंदु आता है सत्यनिष्ठता और पारदर्शिता। क्या हम सत्यनिष्ठता के साथ अनुसंधान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और दूसरा आता है पारदर्शिता। पारदर्शिता बरतनी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम अनुसंधान करते हैं तो हमको एक पारदर्शिता के साथ काम करना है। जो हम अपने अनुसंधान में मतलब प्रश्नावली बनाए हैं या अनुसूची हमने तैयार की है डेटा कलेक्शन करने के लिए, तो जो अनुसूची में दिया हुआ है स्पष्ट रूप से हमको उत्तरदाता को बताना है कि ये आपसे उत्तर के रूप में ये जानकारी आपसे चाहिए और इसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। किसी प्रकार से हिडन चीज़ें नहीं रखनी है, गोपनीय मतलब गोपनीय रखना है लेकिन छुपी हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उत्तरदाता को विशेष रूप से बताना है कि ये जानकारी आपसे ली जा रही है, क्यों ली जा रही है और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सत्यनिष्ठता का और पारदर्शिता, ये 2 बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आधुनिक अनुसंधान में एक बड़ी समस्या मुझे देखने को मिलती है कि जो सेकेंडरी डेटा जो हम लेते हैं, तो इसमें एक जो गलती होने की चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ते हैं। प्राइमरी डेटा जब हम लेते हैं तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम पारदर्शी नहीं हो पाते हैं और सत्यनिष्ठता कहीं न कहीं जो है वो कमज़ोर पड़ती है द्वितीय आंकड़ों में। अगला आता है प्रतिभागियों या उत्तरदाताओं के प्रति सम्मान। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम जिन लोगों से हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमारे उत्तरदाता हैं, क्या वो उत्तरदाताओं का हम बराबर सम्मान करते हैं? सम्मान का मतलब जैसा मैंने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिया कि उनकी चाय को हमने ऑफ़र को हमने स्वीकार किया कि नहीं किया। इसमें एक मान लीजिए चाय को मैं स्वीकार करता हूँ तो कहीं न कहीं जो उत्तरदाता है उसका जो है वो सम्मान मैं कर रहा हूँ। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ तो हम लोग किसी का खाना अगर मैं शेयर करता हूँ किसी का, तो निश्चित रूप से उसकी और मेरे बीच एक अलग बॉन्डिंग बनती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर उसके उत्तरदाता के द्वारा कुछ हमको खाने के लिए या बैठने के लिए ऑफ़र किया जा रहा है तो हम बैठें और खाएँ और उसके परिदृष्टि और उसके जो परिस्थिति में उसके साथ हम सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तरदाताओं के प्रति हमारा सम्मान है या नहीं है। एक इसमें बिंदु एक और आता है कि जब हम उत्तरदाता को बराबर सम्मान नहीं देते, मान लीजिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम उत्तरदाता से पूछे हैं कि आपका जो मकान है वो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा बनाया गया है? हमने उत्तरदाता से मान लीजिए पूछा, तो उत्तरदाता ने इसका आंसर ना देकर उत्तरदाता ने आंसर ये दे रहे हैं कि मेरे जो पुरानी जो ज़मीन थी उस पर मैंने बनाया, मेरे भाई से इस तरीके से लड़ाई हुआ, मेरे माता-पिता से लड़ाई हुआ। मतलब
उत्तरदाता जो है प्रश्न का सही आंसर या फिर स्पष्ट आंसर ना देकर उत्तरदाता के द्वारा हमको जो है वो गलत चीज़ों या फिर ऐसे बताने की कोशिश की जा रही है, या हमको ऐसा आभास होता है कि उत्तरदाता द्वारा जो गलत जानकारी दी जा रही है, तो हमको जो है उत्तरदाता को तुरंत रोकना नहीं है कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। इस तरीके से ना बोलकर उत्तरदाता को पूरी कोशिश करनी कि फिर से प्रश्न की ओर हम उत्तरदाता को मोड़ें, उसकी बात को पूरी सुननी है, क्योंकि ये सम्मान की बात है कि हम उत्तरदाता की पूरी बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो उत्तरदाता की बात को पूरा सुनने के बाद हमको उसमें से देखना है कि उत्तरदाता ने, मान लीजिए उत्तरदाता ने कहा कि मेरा घर जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं बना है, और मैंने आते आते जब मैं प्रवेश कर रहा था तो मैंने देखा कि उत्तरदाता के घर के सामने जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लोगो होता है, जो पिक्चर होता है, वो लगा हुआ है। तो अपने आप मेरे को समझ में आ जाएगा उत्तरदाता ने जो है वो गलत जानकारी दे रही है। तो वहाँ पर हम उत्तरदाता को बहुत सम्मान से हम ये बोल सकते हैं कि आपके घर के सामने तो ये लगा हुआ है, तो ये क्या मतलब, मैं इस आंसर को, आपके उत्तर को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सम्मान पूर्वक उनको, जो अगर उनको बोल भी रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, तो भी सम्मान पूर्वक उनको बोलना है, ना कि उनको किसी प्रकार से ब्लेम करना है या किसी प्रकार से गलत या झूठा करार देना है। उनको सम्मान पूर्वक सही जानकारी निकालने का उनसे प्रयास करना है। ये उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सही जानकारी जब तक अनुसंधान में नहीं आएगी तब तक जो है वो अनुसंधान सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। कोई भी अनुसंधान जो है वो सामाजिक अनुसंधान जो है वो समाज के लिए होता है कि समाज की भलाई उसमें कहाँ पर है। तो सामाजिक जिम्मेदारी यहाँ पर दोनों की बनती है। उत्तरदाता की भी सामाजिक जिम्मेदारी है और अनुसंधानकर्ता की सामाजिक जिम्मेदारी है ही कि वो अपने अनुसंधान को किस तरीके से समाज के लिए सही और समाज के लिए भलाई के लिए उसका उपयोग कर सकता है। तो सामाजिक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अनुसंधान में छुपी हुई होती है कि इसके द्वारा किस तरीके से समाज कार्य या फिर समाज में सुधार हो सकता है, समाज में जो सकारात्मक बदलाव की हम बात करते हैं तो सकारात्मक बदलाव हो सकता है। अगला इसमें आता है कानूनी और संस्थागत दिशा निर्देशों का पालन हम बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए मैं किसी एनजीओ में जाता हूं और वहां से कोई डेटा इकट्ठा मैं कर रहा हूं, तो उसके कुछ नियमावली होंगी उस एनजीओ के, उस नियमावली का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मान लीजिए उन्होंने कहा है, लिखा हुआ है, या उन्होंने कहा कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप आइए, तो मुझे 12 बजे से 3 बजे तक ही जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। या फिर मैं अगर मान लीजिए 4 बजे पहुंचता हूं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं मेरा जो है एक इमेज जो है वो ख़राब होता है, अनुसंधानकर्ता का इमेज ख़राब होता है कि समय पर नहीं आए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी नियम जिस संस्था के पास हम जा रहे हैं या जिस व्यक्ति क्या जिस इंस्टीट्यूट में हम जा रहे हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए या फिर रिसर्च करने के लिए, या रिसर्च की कोई भी जुड़ी समस्याओं के लिए हम उनसे जा रहे हैं रिसर्च के लिए, तो विशेष ध्यान रखना है हमको कि जो अनुसंधान कर जो आपका इंस्टीट्यूट्स है उसके जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन बराबर तरीके से किया जाए, ताकि वो सही जानकारी हमको प्रोवाइड करवाएं और उस सही जानकारी का जो है हम लोग उपयोग जो है वो अपने अनुसंधान में सही रूप में कर सकें। इन बातों के अलावा विशेष रूप से अनुसंधानकर्ता को ये भी ध्यान रखना है कि जब अनुसंधानकर्ता जो क्षेत्र में जाए तो कोशिश करे कि इस तरीके से ड्रेसअप या कपड़े उस तरीके से हों कि बहुत ज़्यादा जो है वो बोल्ड या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब ना लगे। एक प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर जाएं। कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को ज़्यादा ना बताएं, मैं कहाँ से आया हूँ ये बेसिक जानकारी दें, उसके बाद अपने अनुसंधान की तरफ जाएं। अपने बारे में ज़्यादा पर्सनल डिटेल बताने का प्रयास ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरदाता के बारे में जानने का प्रयास करें। और अपने एक और बिंदु है कि अपने विषय और अपने अनुसंधान पर पूरी तरीके से केंद्रित रहें कि हमारा जो विषय है वो क्या है और हमारा जो अनुसंधान है वो किस पर्पस से किया जा रहा है। ये उत्तरदाता के साथ साझा करना और उत्तरदाता के साथ इस बारे में बात करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर अनुसंधानकर्ता यहीं पर गलती करते हैं कि वो अपनी चीज़ों को या अपने ओपिनियन को अनुसंधानकर्ता के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये एक समस्या पैदा होती है। जैसे मान लीजिए मैं बस्तर गया, बस्तर जाके मैंने देखा कि जो बालिका शिक्षा की स्थिति खराब है, और मैं अगर रायपुर में रहता हूं तो मुझे लग रहा है कि रायपुर में अगर बालिका शिक्षा की स्थिति खराब है तो रायपुर में इस वजह से खराब है क्योंकि जो बालिकाएं स्कूल में पढ़ रही हैं, स्कूल का वॉशरूम अच्छा नहीं है, वॉशरूम प्रॉपर नहीं है। इस वजह से बालिकाएं जो है या लड़कियां जो हैं वो शिक्षा लेने स्कूल नहीं पहुंच रही हैं। मान लीजिए रायपुर में मैंने ऐसा देखा है, तो मैं इसी चीज़ को वहाँ बस्तर में अप्लाई ना करूँ। बस्तर में अगर मैं गया हूँ तो बस्तर में मैं अलग दृष्टिकोण से जाऊँ और इस तरीके से जाऊँ
कि मैं पूरी ब्लैंक हूँ, मैं पूरी तरीके से मैं कुछ नहीं जानता हूँ बस्तर के बारे में, उस तरीके जाके मैं रिसर्च करूँ। अगर मैं अपनी यहाँ की जो मेरी पुरानी अवधारणाएँ हैं, पुरानी मेरी धारणाएँ हैं, उसको अगर लेकर मैं बस्तर या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में जाता हूँ, एक क्षेत्र की धारणाओं को लेकर, तो निश्चित रूप से मुझे जो है वो अनुसंधान करने में और डेटा कलेक्शन करने में एक समस्या जाएगी। एक और विशेष बात का ध्यान रखें कि जब भी मान लीजिए बच्चों से आप सवाल कर रहे हैं या बच्चे आपके उत्तरदाता हैं, मान लीजिए बच्चे की उम्र जो है वो 7-8 साल से कम है, जब बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो माता-पिता या जो भी उनके घर में अभिभावक हैं, उनको उनके साथ रखें और पूरा प्रयास करें कि बच्चे की गरिमा और उसके जो भावनाएँ हैं, उनको ठेस ना पहुँचे। इस तरीके से प्रश्नों को भी नहीं करना चाहिए उत्तरदाता के साथ। मान लीजिए आप किसी मेंटल हॉस्पिटल में गए हैं और वहाँ पर आप जो रिकवर हो रहे हैं, जो मेंटली इल जो व्यक्ति हैं, वो रिकवर हो रहे हैं और रिकवर होने के समय आप उनसे डेटा ले रहे हैं और उनसे मान लीजिए आप उनके पुराने या अतीत के बारे में कुछ उनसे सवाल कर दिए, तो हो सकता है उनको कोई बड़ी समस्या फिर से पैदा हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम अनुसंधान करने जाएँ, तो जो क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछें, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग सवाल पूछें, लेकिन उत्तरदाता को किसी प्रकार से हानि ना हो, किसी प्रकार से उनको मानसिक और सामाजिक या उनको शारीरिक हानि किसी प्रकार की ना हो। एक और बिंदु इसमें आता है कि परिवहन की जो साधन है, आप कोशिश करें कि उत्तरदाता के पास आप स्वयं जाएँ। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ आप काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आप डेटा ले रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उत्तरदाता जो है वो अनुसंधानकर्ता के पास ना आएँ, अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास जाएँ। तो कोशिश करें कि आंगनबाड़ी केंद्र में अगर गर्भवती महिलाओं से आपको डेटा लेना है, तो आप आंगनबाड़ी केंद्र जाएँ और गर्भवती महिलाएँ जब वहाँ आती हैं, तब उनसे डेटा कलेक्ट करें, ना कि गर्भवती महिलाओं को आप अपने ऑफ़िस में या फिर अपने कार्यालय में बुलाकर उनसे डेटा लेने का प्रयास करें। उनको हैरेस नहीं करना है किसी भी प्रकार से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो उत्तरदाता है उनको कम्फ़र्ट फ़ील करवाएँ, तभी वो सही जानकारी और सही तथ्य जो है आपको दे पाएँगे और उनका फ़ायदा तभी हो पाएगा। अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि उसकी नैतिकता को आप बराबर रखते हैं या नहीं रखते हैं। यदि अनुसंधानकर्ता इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि अनुसंधान की नैतिकताएँ बनी रहें, सामाजिक अनुसंधान की नैतिकताएँ बनी रहें, तो निश्चित रूप से अनुसंधान जो है वो सफल होगा और सोसाइटी में उसका लाभ देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से सोसाइटी को उसमें सकारात्मक प्रभाव इस पर पड़ेगा। आज का हमारा विषय यहाँ तक था। इसके बारे में अगर आपको और कोई अधिक जानकारी चाहिए होगी तो इसका पीडीएफ और ये भी हम अवेलेबल करवा सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।